नमस्कार साथियों, एक बार फिर से नेक्स्ट लेवल पे आपका नेक्स्ट लेवल स्वागत है। पीटीटी बीएसटीसी को ध्यान में रखते हुए हमने फुली डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसका आज हिंदी पे बात करेंगे। कंप्लीट हिंदी, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो पिछली परीक्षा में पूछ गए हैं। और इसमें जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, तो क्वेश्चन भले ही जैसे 50 हो 100 हो, तो उसका इंटू 4 कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस पर डिटेल से बात होने वाली है। लगभग मेरा मानना है कि इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी कि एग्जाम्पल के ऊपर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो अच्छे से ध्यान से इसको कवर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज का एक बहुत ही गूज बम्स वाला कोट है कि हार जीत क्या होती है मुझे नहीं पता, जिस बंदे में दम होता है वह फिर से जीरो से शुरुआत करने की ताकत रखता है। कितनी मोटिवेटेड लाइन है कि हार जीत क्या होती है मुझे नहीं पता, जिस बंदे में दम होता है वह फिर से जीरो से शुरुआत करने की ताकत रखता है। अर्थात कभी भी आपको लगे कि अब गिव अप करने वाले हैं या नहीं हो पा रहा, तो आप सोचिए, वही बंदा जीत पाता है जो फिर से शुरुआत करने की ताकत रखता है। वही होता है ना कि जब भी आपके दिमाग में आए ना गिव अप करने की, तो सबसे पहले सोचिए मैंने शुरू क्यों किया था। और जब आपने शुरू कर दिया तो फिर गिव अप करने का ऑप्शन मत रखिए, अगेन एंड अगेन कोशिश करिए। चलिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए पीटीटी और बीएसटीसी का कंप्लीट हिंदी का डेडिकेटेड वीडियो है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अच्छे से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ, और खुद मैंने स्लाइड बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, एक होती है मोक्ष की इच्छा और एक होती है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए मोक्षी, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मुमुक्षा, ऑप्शन डी मोक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और मुमुक्षा होती है मोक्ष की इच्छा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्भेद्य। देखिए ये टाइपिंग में इसी तरह लिखा जाता है, जबकि रियलिटी में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दुर्भेद्य, यानी इसको आधा दया करो और चाहे इस प्रकार लिखो। चलिए, तो दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो। दुर्भेद्य अर्थात इसमें भेद्य शब्द कैसे आ जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको भेदना कठिन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है, अर्थात जो दूसरों में त्रुटियां देखता है उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं। और ऐसे मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए समीक्षक, ऑप्शन बी समीक्षण, ऑप्शन सी छिद्रान्वेषण, ऑप्शन डी छिद्रान्वेषक। तो देखिए छिद्रान्वेषण और छिद्रान्वेषक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। छिद्रान्वेषण होता है दूसरों की त्रुटियां, छिद्रान्वेषक होता है जो दूसरों की त्रुटियां खोजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अब देखो यहाँ पे इच्छा आ गया, वापस देखिए, अधिक समय तक जीने की इच्छा, और एक होता है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए जिगीषु, ऑप्शन बी जिजीविषु, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन सी डी जिगीषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिजीविषा, अर्थात अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, और जिजीषु होता है अधिक समय तक जीने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जिसकी पहले आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, अर्थात जिसकी पहले से आशा न की गई हो। ऑप्शन ए अकल्पित, ऑप्शन बी अकल्पनीय, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, और ऑप्शन डी आशातीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रत्याशित, अर्थात जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो। आशातीत तो वही होगा जिसकी आशा की गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। वाक्य के अंग होते हैं, देखिए बहुत अच्छा भाई, इसके देखो 2 ऑप्शन है ना, नए पेज में यहाँ आ गए, तो आपको पूरा देखा जाएगा। वाक्य के अंग होते हैं, ऑप्शन ए उद्देश्य क्रिया, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी उद्देश्य विधेय,
और ऑप्शन डी उद्देश्य और क्रिया विशेषण। तो देखिए वाक्य होता है ना, मोस्टली इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से आगे क्वेश्चन भी आएगा करूँगा। वाक्य होता है ना, वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्देश्य और विधेय क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। देखो उद्देश्य मोस्टली वो होता है जो कर्ता होता है, अर्थात कर्ता है उसको उद्देश्य कहते हैं। वो होते हैं जो क्रिया होती है या फिर क्रिया का विस्तार होता है ना, उसको विधेय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। अब देखो रचना के आधार पर पूछा है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उपयुक्त सभी। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। देखो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो वाक्य के जैसे अभी ऊपर पूछा विभेद हो गया और ये पूछा है अर्थ के आधार पर। ये बात ध्यान रखनी है आपको, किस आधार पर पूछा है। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं मोस्टली। जैसे एक होता है, मैं आपको शॉर्ट में डिटेल में कराता हूँ क्योंकि अभी जितने संसाधन हैं उसी पे चल रहे हैं और बहुत जल्दी मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेने वाला हूँ। तो आप इसके चैनल के साथ, इस इमोशन के साथ डेडिकेटेड जुड़ जाइए। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अर्थ के आधार पर 8, जैसे एक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक होता है विधानार्थक, एक होता है प्रश्नार्थक, एक होता है इच्छार्थक, एक होता है विस्मयार्थक, 1 2 3 4, 5वां हो जाएगा संदेहार्थक। आप समझ रहे हो ना, संदेहार्थक। 6ठा होता है संकेतार्थक, अर्थात संकेत जिसमें दिए हो। 7वां होता है निषेधार्थक, निषेध जिसमें मना करना का बोध हो। और 8वां हो जाएगा, 8वां है आज्ञार्थक। तो इस पे देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला कौन सा बताया था, विधानार्थक, दूसरा था प्रश्नार्थक, तीसरा था इच्छार्थक, चौथा था विस्मयार्थक, 5वां था संदेहार्थक, 6ठा था संकेतार्थक, 7वां था निषेधात्मक और 8वां हो जाएगा आज्ञार्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, किस प्रकार का वाक्य। देखो वाक्य से संबंधित मैंने पहले क्वेश्चन लिए, फिर आगे आ जाएंगे समाज से संबंधित है और उसके बाद में मैं संधि के, उपसर्ग के, प्रत्यय के सीरीज, ये पूरी सीरीज चलेगी और आपको पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा बिल्कुल। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करो किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञार्थक है, निषेधार्थक है, विधानार्थक है या प्रश्नार्थक। तो ये दिखने में लग रहा है इसमें आज्ञा पहले से आ गया, तो मतलब ये आज्ञार्थक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो निषेधार्थक में होता क्या है, जहाँ पे मना करने का बोध हो या नोट का बोध हो। आगे क्वेश्चन आएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से असंगत है, अर्थात जो इनमें से सही नहीं। मोहन भोजन कर रहा है, विधानार्थक। राम उदयपुर नहीं गया, निषेधार्थक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयार्थक। और आपकी इच्छा पूर्ण हो, संदेहार्थक। देखिए इसमें पहले में था कि मोहन भोजन कर रहा है, विधानार्थक, अर्थात वो ये एक विधानार्थक या कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यू डेली करना पड़ता। दूसरा है राम उदयपुर नहीं गया, यहाँ पे नहीं आ गया अर्थात निषेधार्थक, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य, अर्थात विस्मय कर रहा है, हमें आश्चर्यचकित कर रहा है, ये भी सही है। आपकी इच्छा पूर्ण हो, संदेहार्थक। देखो मैंने अभी आपके 8 प्रकार बताए, उसमें संदेहार्थक हो रहा है, इसमें संदेह किया था। और इच्छा पूर्ण हो अर्थात इच्छार्थक हो गया ना, जिसमें हम इच्छा जता रहे, आपकी इच्छा पूर्ण हो, तो ये हो जाएगा इच्छार्थक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। देखिए मैं ये जितना भी कोर्स हो ना, चाहे SI का एग्ज़ाम क्रैक करना हो, पूरा मैं कम्प्लीटली आपको करूँगा, क्योंकि मैंने इसको, मैं जब भी आता हूँ ना, तो जितना कितनी बार पढ़ लिया हो मैंने, लेकिन फिर भी है ना हर बार मैं नए तरीके से पूरा मतलब पढ़ के आता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हो। निम्न में से असंगत बताइए, अर्थात फिर से जो असंगत है वो बताइए। शायद आज वह आ जाए, संदेहार्थक।
यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी होगी, संकेतार्थ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छार्थ। आप उदयपुर से कब लौटे, विस्मयार्थ। देखिए आपको आंसर मिल गया होगा, मैंने जो प्रकार बताए, शायद आज भी आ जाए, अतः संदेह है इसमें, शायद आ भी सकता नहीं भी। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी होगी, यानी संकेत है, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, बिल्कुल। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह इच्छार्थ है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगल। आप उदयपुर से कब लौटे, देखो यहाँ पे कब आ गया तो ये विस्मयार्थ कैसे होगा, ये हो गया प्रश्नार्थ या प्रश्नार्थक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में सोर्स नहीं देगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा जो स्टूडियो है वो तैयार हो रहा है, तो इसके लिए कुछ समय के लिए आपको थोड़ा बहुत सहन करना होगा। चलिए संघर्षों से आगे बढ़ते हैं हम, सीख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता, मैंने बताया था ना उद्देश्य और विधेय क्या है। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी पढ़ता और ऑप्शन डी है। तो मैंने बताया था ना उद्देश्य होता है जो मोस्टली कर्ता होता है या कर्ता का विस्तार होता है, तो इसमें कर्ता कौन है, मोहन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य है, फिर से उद्देश्य पूछा है। देखो आपको ये लगभग है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, जबकि ऐसे वाक्यों पर ध्यान नहीं देते, जबकि या तो ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं या फिर शुद्धि अशुद्धि वाले वाक्य पूछे जाते हैं, तो इन पे हमें गौर करना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले लेके आया। तो क्वेश्चन है कि प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य है, प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इसमें हो जाएगा प्रशांत, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है। देखो आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए, इसमें आपको उत्तर मिलेगा। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, क्या मिश्र वाक्य है, क्या उपयुक्त छवि। आप इस पे आंसर सोचिए, मैं आपको डिटेल में तब तक इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँ। देखो सरल वाक्य कौन सा होता है, जिसमें माना जाता है कि एक ही कर्म, एक ही कर्ता हो, जिसमें एक कर्म हो और एक क्रिया हो। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें दो अलग अलग वाक्य होते हैं या जिनकी दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उनको जोड़ करके बनाया जाता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। इसके आगे क्वेश्चन भी आएगा। और मिश्र वाक्य वो होता है जिसपे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, अर्थात एक वाक्य है उसी की वजह से दूसरा वाक्य हो रहा है। तो इसमें आपको लग रहा हो कि सुशील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, तो ये गाँव नहीं जाना और सुशील ने कहा, ये एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आगे भी और डिटेल में करवा दूंगा। और इसका जैसे की आ गया तो ये मतलब एक वाक्य को दूसरे से जोड़ रहा है या निर्भरता दिखा रहा है, या जो आश्रित होता है ना, पहले एक वाक्य दूसरे पे तो आश्रित होता है, तो वो मिश्र वाक्य होता है, यानी एक वाक्य इस पे आश्रित है। इसने कहा तभी मैं गाँव नहीं जाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये वही लड़की है जो मुझे बाजार में मिली थी, वाक्य है। देखिए अब आप इसका आंसर अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बता दिया। ये वही लड़की है, जो आ गया मतलब ये इस पे आश्रित है, ये इस वाक्य की वजह से दूसरा है। ये वही लड़की है जो मुझे बाजार में मिली, अर्थात जो बाजार में मिली ये वही लड़की है, तो ये एक वाक्य दूसरे में मिश्र आश्रित है, अर्थात ये मिश्र वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करता है, किस प्रकार का वाक्य। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से अभी आपको। इसमें देखिए ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी उपयुक्त छवि। तो इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करता है, अर्थात एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है, इसका मतलब ये भी मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट होना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये पर पढ़ता है थोड़ा टाइप में, किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपको लगता है नॉर्मल एक ही करता है, एक ही कर्म है और एक क्रिया, मतलब ये सरल वाक्य है। जिसमें एक ही क्रिया हो या एक ही उद्देश्य हो वो वाक्य सरल वाक्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, किस प्रकार का वाक्य।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने देखो यहाँ पे ना कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और आया राम और शाम। तो पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर इस पर गौर करिए, क्या ये सरल वाक्य है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, क्या ये मिश्र वाक्य है, या उपयुक्त शब्द। देखो यहाँ और से कई सारे जो रटने वाले स्टूडेंट है ना वो सोचेंगे इसमें और आगे मतलब दो को जोड़ रहा है, जैसे कहा जाता है कि और आता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें क्रिया एक ही है, यानी राम और श्याम, करता चाहे भले ही दो होना चार होना, लेकिन क्रिया अगर एक है तो हमेशा सरल वाक्य होता है। और मिश्र में निर्भर होता है, संयुक्त वाक्य होता है, दो अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे एक कोई काम कर रहा है एक दूसरा कर रहा है, उनको जोड़ते हैं। जैसे वो क्या है, राम खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाने की क्रिया अलग है और सोने की क्रिया अलग है, तो वो संयुक्त वाक्य होता है, जबकि ये सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। या ऐसे आ सकता है कि राम खाना खाकर खेलने चले गए, तो खाना खाने की क्रिया अलग हो गई और खेलने की अलग हो गई। तो आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मोहन के पिता की इच्छा है कि बेटा अध्यापक बने, किस प्रकार का वाक्य। देखो यहाँ पर है ना जो वाक्य होता है ना संयुक्त है सरल है, उसका थोड़ा विस्तार आ गया और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया। मोहन के पिता की इच्छा है कि बेटा अध्यापक बने, किस प्रकार का वाक्य। क्या विशेषण उपवाक्य है, थोड़े ऑप्शन देखो कट गए हैं पेज की वजह से तो दिखा देता हूँ। क्या संज्ञा उपवाक्य है, क्या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या उपयुक्त शब्द। देखो इस ऑप्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ, विशेषण उपवाक्य है ना, विशेषण ये दिख रहा है। चलो क्वेश्चन क्या था कि मोहन के पिता की इच्छा है कि बेटा अध्यापक बने। मोहन के पिता की इच्छा है कि बेटा अध्यापक बने, विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ। जैसे संज्ञा उपवाक्य जिसमें इसमें किया है ना कि मोहन के पिता की इच्छा है कि बेटा अध्यापक बने, अन्य की होता है तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है, जिसमें जैसे ये होते हैं पहचान शब्द सूचक शब्द होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य, और इसके आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो ये अच्छे से कवर होती है। जैसे विशेषण उपवाक्य वो होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसमें जो या जो के विकर्ण, जो जिसको जिसने जैसा ऐसे शब्द आते हैं ना, जैसे उसने कहा जो होगा, तो वो होते हैं विशेषण उपवाक्य होते हैं। जो पढ़ेगा या पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा, तो इसमें जो आता है तो वो होता है विशेषण उपवाक्य। और इसमें संज्ञा उपवाक्य क्योंकि किया गया कि मोहन के पिता की इच्छा है कि बेटा लक्ष्य को प्राप्त हो अध्यापक बने। चलिए इसके बारे में बताऊंगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य की जो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं वो आगे इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के गुण तत्व विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने जैसे अधिकतर होता है कि सरल सरल क्वेश्चन ले लिए जाए साइड में, फिर आपको लगे हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मज़ा काम नहीं आता, क्योंकि आजकल के बीएसटीसी भी और पीटीटी में कंपटीशन बहुत ही अच्छा आने लगा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। इनके बारे में क्या है मैं पूरा बताऊंगा। वाक्य के गुण तत्व विशेषता। देखो पहले क्या आया था वाक्य के अंदर, जैसे कौन से वाक्य आधार आकार, उसका आधार पूछा गया था, वैसे वेद के आधार पर हो गया, चाहे जैसे सरल वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो। यहाँ पर पूछा वाक्य के गुण विशेषताएं क्या, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय, क्या होते हैं इनके बारे में पूरा बताऊंगा आपको डिटेल, निश्चिंत रहिए। योग्यता, आसक्ति, अन्वय, उद्देश्य, आशंका। योग्यता, विधेय, अन्वय, उद्देश्य, आशंका या उपयुक्त शब्द। एक वाक्य वापस पढ़िए, वाक्य के गुण तत्व विशेषता, जो गुण है तो इसमें क्या है देखिए, योग्यता, आसक्ति, अन्वय, उद्देश्य वाक्य का गुण नहीं होता, उद्देश्य वाक्य का भाग होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। विधेय और उद्देश्य ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि ये वाक्य के भाग होते, गुण नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम और अन्वय। राइट आंसर ए। अब ये क्या होते हैं तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब देखिए लग रहा है आपको, आकांक्षा का मतलब इच्छा होता है, यानी जिसमें इच्छा अर्थक होते हैं ना वो वाक्य का गुण होते हैं। जैसे ऑप्शन हो गया कोई, जैसे एग्जाम्पल देके मैं समझ लूँ, जैसे लिख दिया पुस्तक पढ़ रहा है या पुस्तक पढ़ रही है, तो आपके अंदर इच्छा है जानने की कौन पुस्तक पढ़ रही है, यानी पुस्तक पढ़ रही है अर्थात कौन पढ़ रही है, तो आ गया गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो ये हो गया इच्छा, आकांक्षा हो गई। अब योग्यता क्या होती है, जैसे योग्यता होती है कि जैसे कोई भी काम करने की योग्यता, जैसे हम लिख देते कि हम घास खाते हैं, क्या ये हमारी योग्यता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि हम रोटी खाते हैं, अर्थात हमारे अंदर रोटी खाने की योग्यता है, तो ये हो गई इसका योग्यता। आई होप आपको ये जो वर्ड होते हैं समझ में जरूरी है। देखो अब आसक्ति क्या होता है, इम्पोर्टेंट।
आसक्ति का होता है मतलब निकटता या समीपता। वाक्य के गुण है ये, मतलब जो वाक्य एक अच्छा आदर्श वाक्य कौन सा होता है जिसमें ये सारे गुण होते हैं। आसक्ति यानी कि निकटता होता है। मैं आपको बताऊँ निकटता जैसे क्या हो गया, बच्चा, मैं लिख देता हूँ आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। जिस प्रकार की अभी संसाधन है, बहुत जल्दी आपको स्मार्ट बोर्ड पे मिलूँगा। इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, बच्चा सो रहा है, समझिएगा इसको, बच्चा सो रहा है। तो क्या ये आसक्ति है? आसक्ति का मतलब क्या होता है, निकटता या समीपता, जिसमें इतना सारा गैप दे रखा है, बच्चा सो रहा, अर्थात ये वाक्य शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। तो वाक्य शुद्ध क्या होगा कि बच्चा सो रहा, यानी कि जो पास में लिखा जाए, तो वो हो गया आसक्ति। समझ में आ गया। पदक्रम क्या होता है? देखिए पदक्रम हमेशा वाक्य कोई भी लिखते हैं उसका एक निश्चित पदक्रम होता है। जैसे सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। तो ये एक आदर्श वाक्य का पदक्रम होता है। चलिए, और अन्वय की भाषा में थोड़ा सा बता देता हूँ। अन्वय होता है, जैसे अन्वय या इसको अन्विति कहते हैं, यानी कि क्रिया के अनुसार, यानी लिंग के अनुसार यानी क्रियाएं आती है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रही है, ये हो गया, और एक होता है लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात क्रिया उसके अनुसार आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि जैसे सर जल्दी जल्दी करवाइए, लेकिन एक बार आप समझिए इसको इत्मीनान से, क्योंकि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर चाहे किस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, आप उसको कर जाओ। और नहीं तो जल्दी जल्दी टिक लगाओगे तो आपके फिर वो वही बात होगी कि आगे पार्ट और पीछे सपाट है होता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, और मैं इस पर डिटेल लेके आऊँगा, पूरा डिटेल। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। देखो मैंने जो पीछे समझाया था ना, आप कहते हैं, आपने सोचा होगा कि सर इतना टाइम क्यों लग रही है, अब पीछे समझाए ना, उसकी वजह से आप इसको कर दोगे, बिल्कुल आंसर कर दोगे। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इसमें किसका दोष है? ऑप्शन ए पदकर्म का है, ऑप्शन बी सर्वनाम का है, ऑप्शन सी क्रिया का है, ऑप्शन डी अन्विति। बिल्कुल अन्विति मैंने क्या बताया था अभी, अन्विति का मतलब होता है कि जो वाक्य के अंदर कर्ता या कर्म दिया होता है उसके अनुसार क्रिया आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, नहीं ऐसे नहीं, मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, ये इसका राइट आंसर होगा, अर्थात इसमें अन्विति का दोष है। आई होप ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरा भाई दिलीप धार्मिक फिल्में अधिक देखता है, इस वाक्य में विधेय है। देखो अब विधेय आया ना, मैंने कहा विधेय भी बताऊंगा और अभी बता दिया। मेरा भाई दिलीप, देखो उद्देश्य मैंने क्या बोला था, उद्देश्य वो होता है जो करता होता है मोस्टली, और विधेय होता है जो क्रिया या फिर क्रिया का विस्तार होता है। जैसे अगर विस्तार नहीं होता तो क्रिया को लिख सकते हैं, अगर विस्तार दे रहेगा तो अच्छा ऑप्शन या 3 नंबर वाला ऑप्शन कह सकते हैं, वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर होगा कि मेरा भाई दिलीप धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक फिल्में अधिक देखता है, इस वाक्य का विधेय क्या है? मेरा भाई दिलीप है, क्या मेरा भाई है, या धार्मिक फिल्में अधिक देखता है? बिल्कुल देखिए, देखना क्रिया है, अधिक देखना ये इसकी कह सकते हैं विशेषता, क्रिया का विस्तार हो गया। फिल्में हो गया कर्म हो गया, और धार्मिक फिल्में क्या हो गया, इसका कर्म का विस्तार। तो ये पूरा है वो यहाँ तक, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा विधेय, और ये विधेय का पूरा विस्तार है, इसलिए इसको मानेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक फिल्में अधिक देखता है, ये इसका विधेय हो जाएगा। और इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वे अवश्य सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, इस वाक्य का प्रकार क्या आया, इसका प्रकार इस प्रकार का वाक्य है। जो अवश्य सफल होते हैं, यानी वे अवश्य सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। अभी मैंने क्या बताया था, संज्ञा उपवाक्य कौन से होते हैं जिसमें की से जुड़ते हैं, और जो होते हैं वो विशेषण उपवाक्य, जो जैसा जिसका उस प्रकार के या जो के विकार आते हैं ना, तो विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण उपवाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। मैंने पूछा ना, आपने पहले भी मैंने बोला था कि आप आधार ध्यान देंगे, किसका आधार पूछे, क्रिया के आधार पर, वाक्य के आधार पर, कर्म के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी सी 3, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं ऑप्शन बी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिया के आधार पर
यानी कि कर्मवाच्य ये कौन क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। कर्तृवाच्य और एक हो जाएगा भाववाच्य। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, यानी कर्मवाच्य वो होता है जिसमें मोस्टली जैसे क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसका प्रभाव पड़ता है, और भाववाच्य में भाव दिया होता है या उस जिसको हमें देख नहीं सकते ना छू सकते उसका भाव दिया होता है, भाव पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। समास के भेद होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रकार के घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। समास के इसमें सीधा पूछा आपको, तो समास के भेद होते हैं 6 समास होते हैं, आपको पता ही होंगे कौन कौन से समास हैं। देखिए सबसे पहले हो अवयवी भाव समास, दूसरा हो गया कर्मधारय समास, तीसरा हो गया तत्पुरुष समास, चौथा हो गया द्वंद्व समास, पांचवा हो गया द्विगु समास और छठा हो गया बहुव्रीहि समास। तो इस पर डिटेल से बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। समाज का शाब्दिक अर्थ है, समाज सॉरी ये समाज नहीं है, यहाँ पर है समास है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। समास एक होता है समास, एक संधि होती है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त है या विस्तृत है या विशेषण है या उपयुक्त शब्द है? तो समास का अर्थ होता है हमेशा संक्षिप्त, यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। जैसे कोई भी बड़ा वाक्य शब्द होते हैं उसको समास में क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक विस्तृत रूप में एक छोटे वाक्य में उसको ढाल सके, एक सटीकता एक वजनदार वाक्य बना सके, इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षिप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदों के आधार पर समास के भेद होते हैं। पदों के आधार पर समास के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो वहाँ पे सीधा पूछा था समास के कितने भेद, 6 बताई। अब पदों के आधार पर पूछे तो इसका मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर पदों के आधार पर मतलब एक होता है जैसे पूर्व पद, पूर्व का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद किस में प्रधान होता है? जो उसे अवयवी भाव कहते हैं। जब अवयवी भाव समास के अंदर, इस पे मैं डिटेल से आपको बताऊंगा और यहाँ थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। अवयवी भाव समास के अंदर क्या होता है? प्रथम पद प्रभावी होता है। उत्तर पद या द्वितीय पद कह सकते हैं, वो किस में होता है? तत्पुरुष समास, जिसके अंदर आगे 2 भाग होते हैं। तो सीधा समझ लेते हैं, तत्पुरुष समास के अंदर 2 भाग होते हैं। तीसरा हो गया दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें जैसे पहला हो गया पूर्व पद प्रधान, दूसरा उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात जिसके अंदर तीसरा पद प्रधान होता है, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास, अर्थात उसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो पदों के आधार पर 4 भेद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था पूर्व पद उत्तर पद, तो पूर्व पद होता है यानी कि पहला पद प्रधान होता है, उसको अवयवी भाव समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास, उसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में कोई भी प्रधान नहीं होता, अर्थात तीसरा पद ही प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। देखिए अब यहाँ अवयवी भाव की पहचान भी बताऊंगा। आप सबसे पहले मैं बताया था कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, वो अवयवी भाव समास होता है। तो यथाशक्ति, यथाशीघ्र, नील कमल, हाथों हाथ, बिल्कुल। अवयवी भाव समास का मैं देखिए शॉर्टली बताता हूँ ताकि आप आसानी से पहचान सकें। अवयवी में यह कितने हैं? 2 है, अर्थात किसी भी वाक्य की पुनरावृत्ति होती है ना, वो अवयवी भाव का उदाहरण होता है। जैसे हाथों हाथ, इसमें हाथ 2 बार पुनरावृत्ति। और जिसमें यथा, तथा, प्रति जैसे शब्द आते हैं, पहचान सूचक शब्द होते हैं, यथा, तथा, प्रति। इस पे मैं पूरा समास के अंदर डिटेल से वीडियो लेके आऊंगा। तो इसमें यथाशक्ति अवयवी भाव का उदाहरण है, यथाशीघ्र भी अवयवी भाव का है, हाथों हाथ में देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है बिल्कुल। ये किसका हो जाएगा? कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास की पहचान भी बताऊंगा, थोड़ी सी जान लेते हैं। कर्मधारय जैसे है जो आदि वाक्य आते हैं, नीला है जो कमल, चंद्र जैसा मुखी, चंद्रूपी मुखी, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं, फिर से अवयवी भाव, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी यथेचा, ऑप्शन सी घर घर, ऑप्शन डी नीलकंठ। बिल्कुल इस बार आप आसानी से पहचान लिए होंगे। देखो प्रत्यक्ष में कैसे आया, इसमें इसका विच्छेद करें तब होता है प्रतिधन अक्षी या प्रतिधन अक्ष। तो इसमें प्रति आ गया, यथेचा में आ गया यथा धन इच्छा, तो इसमें भी यथा आ गया यथा प्रति, घर घर यानी इसकी पुनरावृत्ति। जबकि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये बहुव्रीहि का उदाहरण है क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है।
हकीकत में नीलाकंठ होता है। नीलाकंठ किसका है? महादेव का है, भगवान शिव का है, यानी कि तीसरा अर्थ निकलता है, तो वो बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास के बारे में भी आगे डिटेल से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। देखिए द्विगु का मतलब क्या हो गया, पहले से ही इसमें आ गया द्वि, यानी जो शब्द जिसमें संख्यावाचक शब्द दिए होते हैं ना, वो मोस्टली द्विगु समास होते हैं। अगर कोई बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं हो तो वो सारे द्विगु। पीताम्बर, ऑप्शन बी नवरत्न, ऑप्शन सी दोराहा, ऑप्शन डी त्रिरत्न। तो इसमें आंसर आई होप आपने पहचान लिया होगा। त्रिरत्न अर्थात 3 आ चुका है, दोराहा अर्थात 2 आ चुका है, नवरत्न अर्थात 9, इसमें संख्यावाची शब्द आ गए द्विगु। जबकि पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ये कर्मधारी भी होता है, जबकि कर्मधारी नहीं हो ऑप्शन, तो इसका सटीक आंसर होता है बहुब्रीहि। पीला है जो अंबर किसको कहते हैं? जिसका पीला अंबर है, भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं। देखो अब मैं बहुब्रीहि का आपको इसकी थोड़ी पहचान बताऊं। बहुब्रीहि में होता है एक तो तीसरा अर्थ प्रदान होता है, ठीक बात। दूसरा इसमें जितने भी भगवान आते हैं ना, 33 करोड़ देवता, लगभग वो बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं, क्योंकि उसमें तीसरा अर्थ ही निकला। जैसे गजानंद, गजानंद तीसरा अर्थ है इसमें। गजानंद कहते हैं इसको, गणेश को कहते हैं, यानी कि गज का आनंद। इसका अगर विच्छेद करें ना तो हो जाएगा गज का आनंद है जिसके, आनंद कहते हैं सिर को, अर्थात भगवान गणेश को। अब चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ के जिस पे, यानी कि चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ कहते हैं सिर को, यानी कि सिर पर जिसके चूड़ है, अर्थात भगवान शिव को। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। माता पिता, माता पिता ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन डी राइट आंसर, जबकि ये तीनों बहुब्रीहि के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखो द्वंद्व का अर्थात, द्वंद्व में होता है, इसमें द्वंद्व के भी अलग अलग भाग होते हैं। इतरोत्तर द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, सामूहिक द्वंद्व, तीनों। तो इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। हस्तलिखित, गुरु दक्षिणा, विद्यालय और पाप पुण्य, द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा पाप पुण्य, अर्थात पाप या पुण्य। द्वंद्व का अर्थ मतलब ही होता है कि दोनों में से एक पूछ जाए। विद्या का हो जाएगा विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय नहीं होगा, विद्या के लिए अर्थ, अर्थात इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। वो आते हैं पूरा आपने पढ़ा होगा शायद, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। गुरु दक्षिणा होता है गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष है। हस्तलिखित में हो जाएगा हस्त से लिखित, हस्त से यानी कि कर्ण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अर्थात कर्ण से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखो कर्मधारय समास के उदाहरण मैंने बोला ना कि जो है जो आएगा, यहाँ पर नील कमल, यहाँ नीला है जो कमल, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, इसमें नीला। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन, और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात उपयुक्त सभी, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अशुद्ध वाक्य है, बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वीडियो में हो, चाहे पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, एसआई में हो, चाहे आरएस लेवल में हो, क्योंकि अशुद्धि में बहुत ज़्यादा गलतियां कर लेते हैं, हम पहचान नहीं पाते, तो इस पर प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी, इसलिए मैं अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य लेके आया हूँ। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कृष्ण ने कंस का वध किया, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री है, बेटी पराय धन घर का धन होती है। आप आंसर ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। कृष्ण ने कंस का वध किया, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, बेटी पराये घर का धन होती है। तो इस पे आपने अपने दिमाग में आंसर सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसमें पूछा अशुद्ध है कवयित्री, कवयित्री नहीं होता, सही होता है कवयित्री, इसमें कवयित्री लिखा है, जबकि राइट क्या होता है? कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शुद्ध वाक्य, इसमें देखो फिर से शुद्ध या शुद्धि वाला पूछा। तुम तुम्हारा काम करो, ऑप्शन बी मैंने आज घर जाना है, ऑप्शन सी उसने मुझको ब्लॉक कर दिया, ऑप्शन डी मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा, इसमें अगर आपको शुद्धि नहीं है ना तो आप इस पर अशुद्ध निकाल सकते हो, यानी कि इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। अब शुद्ध वाक्य है तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ तुम्हारा नहीं आता, यहाँ आता है अपना, तुम अपना काम करो तुम्हारा। मैंने आज घर जाना है, ये गलत हो जाएगा, मैंने नहीं होता है, मुझे आज घर जाना है। वो आलिया भट्ट वाला डायलॉग सुना होगा, मुझे घर जाना है, बिल्कुल, तो वो उसमें व्याकरण की दृष्टि से सही था, मुझे घर जाना है।
इसमें उसने मुझको ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपकी व्याकरण शुद्ध नहीं है। मुझको नहीं होता, उसने मेरा, उसने ऐसे आएगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो है ना कि मुझको राणा जी माफ कर दो, गलती मेरे से होगी, यानी बिल्कुल गलती हुई है, क्योंकि आपको व्याकरण की दृष्टि से भी गलती हो रही है। मुझको नहीं होता, यहाँ पे मुझे आएगा, और ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं शुद्ध वाक्य होगा। पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, इस वाक्य को दे रखा है और फिर पूछा शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन ए पूज्य पिताजी आ रहे हैं, ऑप्शन बी पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, ऑप्शन सी पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, और ऑप्शन डी ए व बी सही। तो देखो यहाँ पर वे वाक्य भी अशुद्ध दे रखा, पूज्यनीय नहीं होता, या तो पूज्य होता है और या फिर होता है पूजनीय, वही वाली बात हो गई। या तो सौंदर्य होता है या सुंदरता होता है, सौंदर्यता नहीं होता, वही वाली बात है। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन तीसरा गलत है, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर, ए और बी दोनों। पूज्य पिताजी आ रहे हैं ये होगा, या फिर पूजनीय पिताजी होता है, पूजनीय ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से असंगत है, अर्थात जो गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये आपको बिल्कुल इस पर है ना, इसको आप 4, 5 बार 10 बार पढ़ोगे ना तो ये कवर हो पाएंगे, क्योंकि ये पर्यायवाची है या फिर विलोम शब्द हो, ऐसे आपको बार बार पढ़ोगे तभी आपके कवर होंगे। तो इसमें असंगत पूछा है, इसमें असंगत कौन सा है? आंख, आंख दे रखी और आंख के पर्यायवाची चक्षु बिल्कुल सही है। लोचन, नेत्र, दृग्य, अक्षी, यानी कि ऑप्शन सही है ए। दूसरा बाल पूछा है, बाल के पर्यायवाची केश, कच, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरु, पश्म। ये थोड़े देखो आपको नए नए शब्द लग रहे हैं, लेकिन इसको आप बार बार पढ़ोगे ना तो आसानी से कवर हो जाएंगे। ऑप्शन सी रहेगा दांत, दांत में क्या है? दांत में दे रहेगा दशन, ये से दशन, रदन, द्विज, अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, दांत भी लेते हैं, और दंत। ऑप्शन डी में क्या है? अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची दे रहे हैं आग, अनल, पावक, वोहुनी, कृषाणु, अनिल। ये देखिए गलती मिल गई होगी आपको। अनिल, अनिल नहीं था, अनल होता है आग का, अनिल होता है हवा का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये सारे के सारे सही है, और इसको आपको ये इसलिए भी दिए सही क्योंकि आप इसको आसानी से याद कर पाओगे, बार बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से असंगत है, अर्थात फिर से मैंने आपको पर्यायवाची दे रखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची छांट के लेके आया हूँ ताकि ये सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसमें असंगत कौन सा? जल, देखो जल का पर्यायवाची क्या होता है? अंबु, तोय, नीर। नीरज कहते हैं ना, जैसे एक होता है नीर, एक होता है नीरज, जय होता है देने वाला, अर्थात बादल को कहते हैं। नीरज जय जन्म लेता है, जहाँ पर जैसे कमल को भी कहा जाता है। नीर, वारी, पय, जीवन, बिल्कुल सही है। आप सोचोगे जीवन, बिल्कुल जीवन भी जल का है। अश्व, अश्व यानी घोड़े के, घोड़ा है, तुरंग है, घोटक, बाजी, सेंधव, हरि, बिल्कुल हरि अश्व को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं, विष्णु का भी पर्यायवाची है, अर्थात ये भी राइट है। यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि आप इसको गलत मानो। अंधकार, देखो यहाँ पे ध्यान रखिए, अंधकार, तम, तमस, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, शून्य, बिल्कुल यहाँ पूछा है शून्य। देखिए ऑप्शन डी में पढ़ लेते हैं। आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य। यहाँ शून्य 2 बार आ चुका, इसका मतलब इन दोनों में से गड़बड़ है। तो देखिए शून्य हमेशा आकाश का पर्यायवाची होता है, अर्थात ऑप्शन सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंद्र के पर्यायवाची है, भगवान इंद्र के पर्यायवाची कौन से? जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव। इसको देखकर आपको लग नहीं रहा ये कमल के पर्यायवाची है? बिल्कुल। जलज होता है जल में जन्म लेने वाला, पंख यानी कीचड़, और जय होता है जल में जन्म लेने वाला, पंकज, सरोज सर, जल और जन्म लेने वाला, ठीक बात। चाप, कमान, कोदंड, शरासन, पिनाक, सारंग। पिनाक से कुछ आइडिया लग रहा ना, ये सब किसके? धनुष के पर्यायवाची है, बिल्कुल। ऑप्शन सी सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, देवेंद्र, मेघराज यानी इंद्र के पर्यायवाची है, बिल्कुल। भानु, रवि, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, भास्कर, ये सब किसके? सूर्य के पर्यायवाची। इन पर्यायवाचियों को भी आप पढ़िए, जो सारे ऑप्शन दे रहे हैं उनको भी आप अच्छे से को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से असंगत है, फिर से जो अशुद्ध है उसके बारे में पूछा गया।
मेंढक दे रखा है, इसके पर्यायवाची मंडूक, दादुर, हरि, भेक, सालूर और साबू। देखिए इसमें हरि पहले भी आ चुका, विष्णु के लिए भी आ चुका है, घोड़े के लिए भी आ चुका, बंदर के लिए भी आ चुका और मेंढक के लिए भी होता है। कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो मैं ये सारे के सारे राइट आंसर है, यानी कि सही है मेंढक के। इसमें असंगत पूछा, रात के पर्यायवाची कौन से? रात्रि बिल्कुल है, निशा, रजनी, यामिनी, राका, विभावरी बिल्कुल है। ऑप्शन सी अरण्य, ये किसके? ये सारे रात के। अरण्य यानी जंगल, अटवी, जंगल, वन, विपिन, कानन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, कर किरण को भी कहते हैं, कर हाथ को भी कहते हैं। अंशु, मरीचि, मयूख, रश्मि, दामिनी। ये देखिए दामिनी किसका होता है? दामिनी होता है बिजली का पर्यायवाची, बिजली का है, बिल्ली का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से असंगत है, फिर से जो असंगत है, ये क्वेश्चन इतने सारे क्यों लेकर है? क्योंकि इनमें से सीधे से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बार बार पढ़ लिया लेकिन वो कंफ्यूजन वाले होते हैं, वो मिक्सिंग में आते हैं, मतलब दोनों के लगभग मिले जुले रूप आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं, ब्रह्मा जी के कौन कौन से प्रकार? चतुरानन अर्थात चार हैं आनंद जिसके, यानी कि चार सिर वाले, बिल्कुल ब्रह्मा जी। प्रजापति बिल्कुल है। विधाता, विधि, विरंची बिल्कुल राइट। पुत्री के, आत्मजा, तनया, तनुजा, नंदिनी, बेटी, सुता बिल्कुल। सूत कहते हैं पुत्र को और सुता कहते हैं बेटी को, ये भी सही है। पत्र के, पाषाण, प्रस्तर, उत्पल, शिला बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन डी पक्षी के देखते हैं, खग बिल्कुल। ख यानी जो पक्षी होता है गए यानी गमन करने वाला, आकाश में उड़ने वाला। नभचर, विहंग, पखेरु, अचला, धरा, इनको देख के कुछ लग नहीं रहा। अचला एक होता है अचल जो होता है हिमालय पर्वत का, अचला यानी कि धरती जो चलती नहीं है, अचला यानी ये पर्यायवाची माना जाता है, जबकि रियल में धरती चलती है, लेकिन इसमें अचला और धरा ये दोनों गलत आंसर हो गए। ये पृथ्वी के है जबकि ये सारे पक्षी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अवर का विलोम शब्द है, देखो अवर काफी 5वां सवाल है। अवर का विलोम शब्द परवर, परवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती। तो अवर का हो जाएगा परवर। ठीक है, मतलब ठीक कह सकते हैं इसको। निम्न में से असंगत है, फिर से असंगत पूछा है। इसमें इस बार विलोम शब्द है। यश का अपयश, गुण का अवगुण, पूर्ववर्ती का परवर्ती, जय का विजय, ये तो दोनों एक ही हो गए, जय का पराजय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से असंगत है, फिर से असंगत पूछा है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, आमिष, निरामिष, कदाचार, दुराचार, सदाचार, दुराचार, उत्कर्ष, अपकर्ष। इनको देख के कुछ लग नहीं रहा आपको? कदाचार और दुराचार तो एक ही हुए ना, सदाचार का दुराचार कह सकते हैं यार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कदाचार और दुराचार एक ही, विलोम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से असंगत बताना है। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वार्थ का परार्थ, अपहरण का ग्रहण, अर्पण है ये, सॉरी अर्पण का ग्रहण, खल का दुष्ट बिल्कुल। खल का मतलब ही होता है दुष्ट, तो इसका विलोम होता है सज्जन होता है, सज्जन खल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से असंगत है, फिर से जो असंगत है वो बताना है। गुरु, लघु, गुरु, गौरव, लाघव, लघिमा, गरिमा और ऑप्शन डी है सारे सही है, चाहे गुरु लघु हो, चाहे गौरव लाघव हो, लघिमा, गरिमा। याचक और भिखारी, याचक का मतलब ही होता है मांगने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा दाता या देने वाला होता है इसका विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया। संज्ञा के भेद 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा के भेद होते हैं ऑप्शन बी, 3 संज्ञा के भेद। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इनके बारे में आगे भी क्वेश्चन आएंगे। व्यक्तिवाचक वो होती है, आप समझ लीजिए व्यक्तिवाचक वो है जो दुनिया में एक है, चाहे ताजमहल होता है, कुतुब मीनार हो, चाहे आपका नाम हो कोई,
अगर दुनिया में एक चीज़ है तो वो होती है व्यक्तिवाचक, चाहे भगवान हो। जातिवाचक यानी कि जिस प्रकार की जाति के, जैसे वो लड़के जाति के या लड़की जाति के, पशु आ गए तो पशु जाति के, फल आ गए तो फल जाति के, वो भाव होता है जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, महसूस किया जाए, जैसे प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, घृणा हो गया, इस प्रकार के शब्द होते हैं वो भाववाचक में आते हैं। आई होप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञा के संबंध में असंगत है। बिल्कुल देखो यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन में देखो कितनी अच्छी पीपीटी है, स्लाइड बनी, जैसे पूरा एक तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसकी बजाय कम समय में आपको अंदर एक ही प्रश्न में सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो इसमें संज्ञा व्यक्तिवाचक, इसमें कौन सा गलत है? व्यक्तिवाचक मोहन, रामायण, ताजमहल, गंगा, बिल्कुल ये सारे के सारे एक है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक मानव जाति है, पशु जाति है, सेना अर्थात संपूर्ण, विद्यार्थी विद्यार्थी जाति। भाववाचक, भाववाचक में मानवता, बिल्कुल मानवता को देख नहीं सकते, बुढ़ापे को देख नहीं, आप कहेंगे सर मेरे दादा को देख रहा हूँ बूढ़े, वो आप दादा को देख रहे हो, उसके बुढ़ापे को नहीं देख रहे हो। मिठास को देखा नहीं जाता, मिठाई को देखा जाता, मित्रता को देख नहीं सकते, मित्र को देख। इसमें सभी ऑप्शन संगत है। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी होंगी और इसी प्रकार के मैं आगे भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ भेजिए, जो नए जो बिगनर है बिल्कुल पीटीटी में या बीएसटीसी में अभी जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला, और बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी सी खुशखबरी देने वाला हूँ, चाहे वो स्मार्ट स्टूडियो के रूप में हो या कुछ और हो। तो आप इसके साथ में जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।